अब तक जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं सबको गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, आफ्टरनून तो हुआ नहीं, 12 बजे नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि संडे का दिन है और कई लोग इस बात से बड़ा नाराज होंगे कि टीचर में जरा सा भी तमीज नहीं है, संडे के दिन क्लास पढ़ा देता है। संडे यहाँ पढ़ने ही आए हो ना, कोई गुना से आया है, कोई मुरैना से आया है, कोई भिंड से आया है, तो पढ़ने ही आए हो। और मैं दिन भर तो नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि दिन भर तुम ही लोगों को पढ़ाऊंगा। तो 1.5 घंटे बाद बाकी एक्टिविटी करना जो भी करना होगा, उसके पहले 1.5 घंटे पढ़ लो। उसके बाद प्राथमिक कार्य आपका पढ़ाई है, द्वितीय कार्य सारे हैं। आज वर्ल्ड थिएटर डे है तो कुछ लोग मनाएंगे इसको, वर्ल्ड थिएटर डे है तो जाएंगे थिएटर में, सपना संगीता में RRR देखने। कृष्णा कुशवाहा सतना से हैं। हाँ, तो सतना से आए हो पढ़ने के लिए या मौज करने के लिए पार्क में? चलो तो हम लोग कहानी शुरू करते हैं आज की। कल कुशवाहा जी शाम को बैठे हुए थे सिर पकड़ के, गाना गा रहे थे, जीने मरने की बात करके भूल जाते हैं, क्या किसी का जाए झूठे ख्वाब सा दिखाने में। मैं बोला ख्वाब मत देखो, पढ़ाई करो, MPPSC का ख्वाब देखो। सपना से आके यहाँ पे ख्वाब अगर बदल दोगे कैसे काम चलेगा? आवाज नहीं आ रही? अरे ऐसे मत बोलो यार, इतने देर बाद तुम लोग बताए कि आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? आप लोगों का नेटवर्किंग में कुछ समस्या हो सकता है, मुझे मत बोलो आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगा माइक थोड़ी नहीं खराब हो गया। चलो तो वैसे गाने माने मत गाओ, ख्वाब देखो MPPSC का, बाकी चीजों में कुछ है नहीं, कोई मतलब है नहीं, परेशान हो जाओगे। टॉपिक पे आते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये पहला लेक्चर है जिसमें पहले से कुछ लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, इसका कारण है, वो कारण मैं आपको समझाऊं। ये चीज आपको देख के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको सामान्य अध्ययन और जो एग्जाम होते हैं उस एग्जाम की प्रकृति के बारे में थोड़ा आपको बता रहा था। कई बार आपको लोग बोलेंगे काफी डीप में पढ़ रहे हो आप लोग, इतना डीप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद तो पढ़े नहीं है, तो आपको भ्रमित करेंगे। तो थोड़ा आपको इस बात को भी क्लियर रहे कि हाँ डीप का मतलब क्या होता है। तो 5 मिनट उस पर लगाऊंगा, उससे पहले आप पहले लेक्चर की कोडिंग कर लो। आज के लेक्चर की कोडिंग कर लो सबसे पहले कॉपी में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्री और मेंस दोनों के लिए, केवल प्री नहीं, केवल मेंस नहीं। क्लास MPPSC का है, लेकिन जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होंगे, जितने भी राज्य PSC के एग्जाम हैं, सामान्य अध्ययन सब में काम करेगा। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हमारा टॉपिक है, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। और इस विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में हम लोग अभी रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। हर लेक्चर में बताता हूं इस बात को, शुरू में 5 मिनट कोडिंग के लिए। रसायन विज्ञान का अब तक लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 14 तक हो गए हैं। हमने लाइव क्लास भी पढ़ा है और उसको YouTube पर भी उपलब्ध है, आप YouTube से भी उसको देख सकते हैं चाहे तो। और क्या है, आज का लेक्चर जो है, आज का लेक्चर इस सीरीज का 15वां लेक्चर होगा, 15th लेक्चर होगा। और पिछले लेक्चर से जो पिछला लेक्चर हमारा 14 वाला लेक्चर था, उसका नाम था मिश्रणों का पृथक्करण। उसका नाम था मिश्रणों का पृथक्करण की विधियां। मिश्रण बनाना सीख लिए थे हम, उसको अब अलग कर रहे थे। हम ही बना रहे हैं और हम ही अलग कर रहे हैं। अजीब समय आ गया है, बट क्या करें। मिश्रणों का पृथक्करण पढ़ रहे थे और उस पृथक्करण का जो लेक्चर 14 था वो भाग 1 था, क्योंकि 1 घंटे 40 मिनट के आसपास क्लास हो गई थी, तो उसको मैंने पार्ट 1 करके रोक दिया था। और आज जो लेक्चर नंबर 15 होगा, इसी मिश्रणों के पृथक्करण वाला टॉपिक जो है, इसका भाग
2 होगा और लास्ट होगा, कंप्लीट हो जाएगा इसमें मिश्रणों का पृथक्करण। तो ये आप कोडिंग कर लीजिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब जैसा कि मैं जब भी स्टूडेंट शुरू में क्लास ज्वाइन करते हैं जिसको डेमो क्लास कहा जाता है, उस डेमो क्लास में चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सबसे पहले यही समझाता हूं कि आपको पढ़ना क्या है। अर्थशास्त्र पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था पढ़ना है, राजनीति शास्त्र पढ़ना है कि राज व्यवस्था पढ़ना है, समाज शास्त्र पढ़ना है या सामाजिक व्यवस्था पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है या प्रौद्योगिकी पढ़ना है, सामान्य अध्ययन क्या होता है और विशिष्ट अध्ययन क्या होता है, ये सब शुरू के जो क्लास होते हैं 1-2 जो डेमो के तौर पे कहे जाते हैं उसमें समझाया जाता है आपको। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि IIT JEE नीट वर्सेस मतलब बनाम, वैसे भी IPL शुरू हो ही गया है, तो वर्सेस सामान्य अध्ययन GS में सारे एग्जाम को मैं शामिल कर रहा हूं। तो देखो कुछ लोग बोलेंगे क्रिस्टलीकरण हर नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन हमारा मूल स्रोत हमने यहाँ पे क्या लिया है, अपना मूल सोर्स जो लिया है वो क्या लिया है, क्लास 9th के ही NCERT साइंस का जो बुक है, उस साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 2, पहले से ही बताता रहा हूं, चैप्टर नंबर 2। और एक सामान्य अध्ययन वाले व्यक्ति को इतना तो कम से कम आना ही चाहिए साइंस, इससे कम साइंस आ रहा है तो फिर वो सामान्य अध्ययन कैसे कर रहा है। अब देखो क्रिस्टलीकरण वहां भी दिया हुआ है, लेकिन क्रिस्टलीकरण जब आप जाके 11th क्लास का, अगर जो लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता है कि 11th क्लास में ये थोड़ा सा और बढ़ा के दिया गया है इसको, तो उसमें जाके देखोगे तो क्रिस्टलीकरण हम पढ़ेंगे आज, इसलिए बात कर रहा हूं। साधारण क्रिस्टलीकरण इसी को हम पढ़ेंगे बस, क्योंकि सामान्य अध्ययन के हिसाब से हमारे लिए ये काम का है। और एक और होता है प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। तो जो IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे होंगे ना, वो अगर लेक्चर ये YouTube पे मेरा देख रहे होंगे तो ये साधारण समझ लें बस, बाकी और उनको मेहनत करना है, प्रभाजी पर भी काम करना है। और इसमें भी और डीप की बातें होती हैं जो उसमें से निचोड़ के अंदर से क्वेश्चन पूछ लेगा। हमें जितना पूछेगा उतना मैं समझा रहा हूं, और पूछे भी गए हैं एग्जाम में, तब मैं बोल रहा हूं। इसका कल का लेक्चर पूरा डेडिकेटेड रहेगा आपको कुछ क्वेश्चंस बताने पर कि किस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन कैसे आए हैं। प्रभाजी वाला हम नहीं पढ़ेंगे GS में, लेकिन इनको पढ़ना पड़ेगा। आसवन देखो, आसवन हमने कल साधारण आसवन पढ़ लिया था, प्रभाजी आसवन कल के लास्ट के टॉपिक में 10 मिनट में बताया था कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, क्रिस्टलीकरण और प्रभाजी आसवन। तो ये वाला हमको पढ़ना है, क्योंकि पेट्रोलियम को शोधित किया जाता है इसी विधि द्वारा, और भी कई चीजों का अलगाव होता है, तो ये सतही लेवल का ज्ञान है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो प्रभाजी आसवन, उसके अलावा और भी आसवन होते हैं, निर्वात आसवन, भाप आसवन, ये जाएंगे डीप में, क्योंकि इनमें और बहुत सी कंसेप्ट हमको सोचना समझना पड़ जाएगा, तो इनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमको पढ़ना है सामान्य अध्ययन, ये एग्जाम की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं। कल मैं आपको पढ़ाया था क्रोमैटोग्राफी, लेक्चर नंबर 14 कल मैं बोल रहा हूं, तो लेक्चर नंबर 14 जो ये लेक्चर देख रहा है वो समझ ले 14 में। क्रोमैटोग्राफी हिंदी में बोलते हैं वर्ण लेखन, ग्रीक भाषा का शब्द है क्रोमा, और क्रोमा का मतलब क्या हो रहा था, रंग। कोई कुछ बोल रहा है क्या सर? कुछ दिख नहीं रहा, तो नेटवर्किंग समस्या है भाई, आपको थोड़ा नेटवर्क देखना पड़ेगा। दिन का समय है, इंटरनेट में यही समस्या है कि नेट सही नहीं पकड़ता है। बाकी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, बाकी लोगों को सब कुछ क्लियर दिख रहा है, क्लियर आवाज जा रही है? अच्छा, एक बात और कि मेरे साइड से कोई समस्या नहीं है, इसलिए मैं बार बार इधर देखता रहता हूं पढ़ाते समय। मेरे साइड से जैसे ही कोई दिक्कत जाएगा तो मैं क्लास रोक ही देता हूं, इधर से कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना प्लेस बदल दें इधर उधर। हाँ, कुशवाहा जी बोल रहे हैं मेरे में दिख रहा है, और क्लियर दिख रहा है ना, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट आवाज जा रही है, यहां से कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा आप लोग अपने प्लेस को जहां पे है वहां से थोड़ा इधर उधर हो जाइए, तो नेटवर्क पकड़ने लगेगा। नेटवर्क की समस्या हो जाती है, इसलिए तो सुबह क्लास लेता हूं ना, कि आप लोगों को नेटवर्क की दिक्कत ना जाए। ऑनलाइन में एक बस समस्या यही है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कंपनियां सारी बोलती हैं कि हमारा MP का सबसे
टॉप लेवल का सबसे तेज चलने वाला नेट है। सब अपनी अपनी दावे करती हैं, इंडिया का और विश्व का ये वो, कि सबसे तेज हम चलने वाले हैं, लेकिन चलती हैं नहीं। बस एक समस्या यही है ऑनलाइन में। तो देखिए, निर्वात आसवन नहीं पढ़ेंगे, भाप आसवन नहीं पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी बताया था, क्रोमा ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रंग। मैं आपको बताया था कि आजकल वीडियो बनाते हैं लोग तो हरे पर्दे पीछे लगा लेते हैं, उसका नाम ही होता है क्रोमा। अमेजन से खरीद सकते हैं आप, कई लोगों के पास होगा जो वीडियोग्राफी या का काम करते हैं। तो इसमें देखो, एक अधिशोषण प्रकार का होता है, एक वितरण प्रकार का होता है। मैंने कहीं आपको अधिशोषण प्रकार बताने की कोशिश किया? नहीं किया, नहीं जरूरत है हमें अभी। वितरण प्रकार बताने की कोशिश किया? नहीं किया, क्योंकि 9 तक नहीं है और यहाँ बहुत ही अलग तरीके से क्वेश्चन कभी पूछना चाहे तो पूछ लेगा, अदरवाइज हमें आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन के चक्कर में इतना डिटेलिंग करने की हमें आवश्यकता नहीं है। देखो, 12वीं तक का है तो संभव है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, ये भी दिमाग में आपको रखना है कि 12th तक की बात है तो संभव है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन अगर एक क्वेश्चन कभी पूछ भी लेता है तो उस एक क्वेश्चन, एक तो चांसेस कम है, और एक क्वेश्चन के चक्कर में यहाँ इतनी डीप में अंदर घुसना और भी बहुत सी चीजों को समझ लेना हमारी समझदारी नहीं है, बल्कि इससे बेहतर और जो सब्जेक्ट है उन पर हम काम कर लेंगे। और इसलिए एग्जाम के पेपर्स को देखकर, सिलेबस को देखकर बड़ा सोच समझ के पढ़ाया जाता है कि क्या पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, जो हमारे काम का रहे। उसके बाहर कम से कम चीजें ही एग्जाम में जाएं। बाकी तो ये कंपटीशन है, आपको समझा ही चुका हूं। देखो, अधिशोषण में स्तंभ क्रोमेटोग्राफी चर्चा ही नहीं किया, नहीं पढ़ाया। पतली परत, पतली परत है ये, पतली परत क्रोमेटोग्राफी, क्रो लिख दिया हूं, क्रोमेटोग्राफी नहीं पढ़ना है, बात ही नहीं किया, बताया ही नहीं आपको। सिर्फ यहां समझाने के लिए थोड़ा कि मैं आपको बता सकूं कि पढ़ाई आपको जिस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं ना, केमिस्ट्री रसायन का, या जिस लेवल पे मैं पर्यावरण पढ़ा रहा हूं, जिस लेवल पर और भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, उसी लेवल पर हमको पढ़ना है कि बेसिक चीजें हमको एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रहे कि एग्जाम में हम उस बात को समझें और चाहे प्री हो या मेंस हो क्वेश्चन कर सकें। बोल देने से नहीं हो जाता। अब नीट के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है और वो बोल देता है कि अरे तो नीट जैसा चल रहा है, तो बड़ा हंसी जैसा आता है कि नीट के बारे में कुछ पता भी है कि नीट होता क्या है? पता ही नहीं है तुमको नीट होता क्या है। कभी जिंदगी में नीट का पेपर नहीं देखे, सिलेबस नहीं देखे, और सिर्फ कहने के लिए कि नीट का जैसा ये है। नीट का पढ़ के तो देखो, वो बोलते हैं ना कि हवेली पे आओ कभी। कोई कॉल कर रहा है मुझे, और अगर आप लोग कहें तो मैं 1 मिनट के लिए कॉल उठा लेता हूं। हेलो हेलो हेलो, चलिए, तो इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। यहाँ टॉपिक पे आए हम। तो अब देखो, हमने इसका स्टडी नहीं किया। पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसको हमने पढ़ा था, याद करो। कल जो हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी 9th क्लास में दिया हुआ है ना, वो बच्चों वाला, जो बताया था कि एक इंक डाई का वो लगाओ, केसिका से पीछे जाकर पढ़ लेना, तो इसको पढ़ाया। एक और है गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी, मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूं, दिया हुआ है 11th की एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। एक है आयन विनिमय, विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये भी हमें नहीं पढ़ना, बात ही नहीं करना इस पर। एक और है उच्च दाब द्रव क्रोमेटोग्राफी, नहीं पढ़ना, मैंने बात ही नहीं किया। आज क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि आपको एक बार बात समझ में आ जाए कि हम जीएस का मतलब होता क्या है, जीएस पढ़ क्या रहे हैं। क्या वो चाहता है कि एबीसीडी केवल पढ़ के एग्जाम में आ जाओ? क्यों ना एग्जाम निकल जा रहा है फिर। और केवल क्रिस्टलन की परिभाषा पढ़ ले रहे हैं तो सही नहीं है, बल्कि थोड़ा समझ में आना चाहिए कि उसका दैनिक जीवन में यूज क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आईआईटी जेईई नीट और बनाम सामान्य अध्ययन की जो टॉपिक है, इसमें क्या अंतर है। हम लेवल यहाँ पे 11th को, क्योंकि यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें आ जाएंगी जो हमारा लेक्चर को, इसी को जो पार्ट 2 हम किए हैं ना, पार्ट 5, 10 तक पहुंच सकती है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है ना। तो अनावश्यक मजूरी क्यों करें? मजूरी उतना ही करना है जिससे हमारा काम चले, एग्जाम में हमारा सिलेबस ठीक हो जाए, तैयार हो जाए। लेकिन इतनी भी ऐसा भी नहीं कर लेना है कि केवल पता चल गया है कि क्रोमेटोग्राफी से रंग को अलग किया जाता है, इतना भी केवल जानना सही नहीं है। क्योंकि हमको पता है कि उसी से क्या कर रहे थे, रक्त में से नशीले पदार्थ को निकाल सकते थे, प्रोटीन से अमीनो अम्ल निकाल सकते थे। थोड़ी सी आइडिया तो होना चाहिए कि काम कैसे करता है। तो बेसिक
किताब क्या है हमारी? 9th क्लास के एनसीईआरटी का विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। मैं 11th क्लास को यहां पर आधार एकदम नहीं बना रहा हूं। कहीं कहीं कुछ कुछ सब्जेक्टों में हमको 11th 12th का ही आधार बनाना पड़ता है, बात ही नहीं बनेगा। जैसे एक टॉपिक का एक वीडियो डाला होगा मेरा, पर्यावरण और जैव विविधता का, तो उस पर्यावरण और जैव विविधता में मैं होमवर्क क्या दिया हूं? एक दिया हूं 7वीं क्लास का और एक होमवर्क दिया हूं 12th क्लास का 15वां चैप्टर। तो जहां जितनी जरूरत रहेगी, जहां जैसा, अब भूगोल पढ़ रहे हो मान लो, तो भूगोल के लिए तुम्हारा आधार 11th 12th की किताब ही रहेगी। 11th 12th की किताब ही भूगोल के लिए आधार रहेगी। छोटे क्लास की केवल किताबें आपको भूगोल में वो मजा नहीं दे पाएंगी जो आपको एग्जाम निकलवा सके। समझ रहे हैं? तो ये जानना बड़ा जरूरी है। ये बहुत भ्रम है बच्चों में, चीजें फैला हुआ है, वो एग्जाम के प्रकृति को, एग्जाम के सिलेबस को ही नहीं समझ पाते हैं और जिससे ये समस्या होती है। तो काफी समय लगा लिए हम लोग इस बात को समझने के लिए। अगर आप लोगों को बात समझ में आ गई जो मैंने बोला तो आगे बढ़ें। बोलो भैया, जितनी बात बताया इतना समझ में आ गया? तो आप किसी पर्सन को ये बात समझा भी सकते हो कि लेवल क्या रखे हैं। देखो भैया, आज पढ़ना क्या है यहीं पर मिल गया हमको, बस प्रभाजी आसवन के बारे में पढ़ना है और साधारण क्रिस्टलीकरण के बारे में पढ़ना है। 2 चीजें पढ़ना है, इन 2 को पढ़ते हैं। लेक्चर की कोडिंग भी हो गई, थोड़ा आपको आईआईटी जेईई नीट वर्सेस सामान्य अध्ययन का सिलेबस भी समझ में आ गया। कोई भी सामान्य अध्ययन की किताब खोलोगे साइंस का तो 100% उसमें क्रिस्टलीकरण होगा, प्रभाजी आसवन होगा, आसवन होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन किसी में ये सब जो बताया ये नहीं होगा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर मैंने तो लिख नहीं पाया ये, मत कोई बात नहीं, ये तो पूरा सीरीज में यूट्यूब पर उपलब्ध कराऊंगा ही केमिस्ट्री का, तो वहां से आप इसको अगर स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिख लेना अगर नहीं लिख पाए हो तो। चलो भाई, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको? प्रभाजी आसवन को। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रभाजी आसवन को, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल। साधारण आसवन कल पढ़ा चुका हूं तो आज नहीं बता रहा हूं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देख लीजिएगा स्पेलिंग वगैरह अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो तो कोई नाराज ना हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। पहले तुम लोगों को मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं, उसका आंसर अगर दे दोगे तुम लोग मुझे तो 100% है कि प्रभाजी आसवन का आंसर भी तुमको पता चल जाएगा, तुम उसको सॉल्व कर लोगे। ये बताओ कि क्रिकेट में योयो टेस्ट का नाम सुने हो? बड़ा खतरनाक टेस्ट होता है योयो टेस्ट, बट ठीक है, इसमें गर्ल्स भी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट से नफरत करते हैं, तो योयो टेस्ट की बात केवल नहीं करते हैं। योयो से कुछ लोगों को और भी याद आ रहा होगा 4 बोतल वाला। तो टॉपिक पे आते हैं। क्या मैं बता रहा हूं कि मैं एक ऐसा रास्ता बना दिया हूं, एक ऐसा रास्ता बना दिया हूं, देख रहे हो रास्ता, कई जगह देखोगे स्टेशनों पे ऐसा बना रहेगा, ऐसा रास्ता बना दिया हूं और 2 लोग हैं यहाँ पे, ये मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं। इन दोनों लोगों को, ये हैं 10 दिन से भूखे, या खाते भी हैं, तो आपको बायो पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, खाते हैं लेकिन खाना को ये नहीं खा पाते, खाना इनको खा जाता है। और ये ऐसे हैं जो खाना को खाते हैं, खाना इनको खाता है और ये खाना को खाते हैं। देखने से ही लग रहा है कि ये काफी ठीक ठाक लग रहे हैं, हिस्ट पुष्ट लग रहे हैं, हष्ट पुष्ट क्या बोलते हैं आप लोग लग रहे हैं, और ये नहीं लग रहे हैं। अब इन दोनों लोगों को मैं बोलता हूं कि दौड़ के यहां तक पहुंचो, तो ये जाएंगे, तो इनके पास तो ऊर्जा है, इनके पास तो पर्याप्त ऊर्जा है, तो ये ऐसे दौड़ते दौड़ते, समय भले ही लगेगा, दौड़ते दौड़ते यहां तक पहुंच जाएंगे और जीत जाएंगे। अब ये बोलना सर यहाँ छोटे कैसे हो गए, तो नाप के थोड़ी नहीं बना रहा हूं, यही है मिस्टर बी हैं, और मिस्टर ए को दौड़ाए, तो जैसे ही इतना चल के आए तब तक इनका पेट दर्द देने लगा।
थोड़ा सा और कोशिश किए कि नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं यहाँ पे, तब तक पेट इतना दर्द देने लगा कि अब उनको संभव नहीं है कि इधर जा पाए, और यहाँ पे रहना इनके लिए सही है नहीं। तो फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, लौट के फिर यहीं आ जाएंगे, बोलेंगे भैया मैं नहीं खेल रहा है ये गेम, मेरा शरीर इस गेम को खेलने लायक कभी तैयार नहीं है, तैयार कर लूंगा फिर खेलूंगा। समझ गए बात को? ये ऐसा होगा कि नहीं होगा? और अगर तुम लोग पाचन तंत्र पढ़े हो मेरी क्लास में, तो पाचन तंत्र में मैं बताया था, पाचन तंत्र बताया था कि हमारी आंत जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी है। ऐसे हमारी आंत क्यों बनी हुई है? कारण है जिससे कि धीरे धीरे चीजें चलेंगी, समय लगेगा तो अवशोषित चीजें आसानी से हो जाएंगी। तेजी से ऐसे पूरा खाना, पचा हुआ खाना ऐसे भाग गया तो यहाँ पर चीजें अवशोषित हो ही नहीं पाएंगी। तो छोटी छोटी रसायनकुर यहाँ पाए जाते हैं पेट में, ऐसे विलाई बोलते हैं, कुछ लोग विली बोलते हैं, कुछ लोग विलाई बोलते हैं। और वो धीरे धीरे इसको खाने का जो पोषक तत्व हमारे हैं उन पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। तो जितना देर तक ये इसमें भरा रहेगा, धीरे 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 आएगा, उतना ज्यादा अवशोषित कर पाएंगी, और तेजी से भाग जाएगा तो अवशोषित ही नहीं कर पाएंगी, पकड़ ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए हमारी आंतें देखोगे ऐसी बनी हुई हैं, घुमावदार। उतनी लंबी आंत को इतने छोटे से जगह में फिट कर दिया गया है। नहीं तो आंत इतनी बड़ी है, पेट रहता है, यहां से पता चलता कि सिर से लेकर यहां तक पेट ही है बस। मंदिर बताया था तुम लोगों की, जो मंदिर है हमारे मंदिरों में लाइन सीधा ऐसे कर देंगे तो तकलीफ हो जाएगी, और इसलिए मंदिरों में देखोगे तो ऐसे ऐसे घुमावदार। उज्जैन जाके देखो, किसी भी बड़े मंदिर में जाके देखो, ऐसे बना रहता है। थोड़े से जगह में ही लोग घूमते 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 पहुंचते हैं गर्भगृह तक। अब आपको इस टाइप का ये चीज बनाने का मतलब समझ में आ गया कि कम जगह में बहुत दूर तक लंबी चीज ले, उससे बढ़िया है कि कम जगह में अगर ऐसे घेरा कर देंगे, ऐसे घुमा देंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है और पूरा एरिया कवर करने में समय लगता है। पहाड़ों पर रास्ते ऐसे होते हैं, पहाड़ों पर रास्ते ऐसे गोल गोल घूम घूम के ऊपर चढ़ते हैं ना पहाड़ों पर, तो बहुत तकलीफ वहां पे यही समस्या ये होती है कि ऐसे घूम के थोड़ा सा चढ़े, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़े, फिर घूम के चले, ऐसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं। रास्ते वहां पे ऐसे बनाए जाते हैं। और अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर ये बात समझ गए हो तो प्रभाजी आसवन तुरंत समझ जाओगे। देखो सबसे पहले प्रभाजी आसवन में ये मैंने जो यहाँ पे उदाहरण दिया, इसको कोई अपने दिल पे नहीं लेगा कि स्पेशल हमारे लिए ये सब बोले हैं। मैं तो बस समझाया हूं क्योंकि उसकी जरूरत आगे पड़ेगी। और जीएस के लेवल से हम पढ़ रहे हैं तो साइंस की तरह व्यवहार न करें, एकदम साइंस की तरह कि लोगों को तकलीफ हो। समझो, सबसे पहले तो याद करो कि जो साधारण आसवन था, अब यही तो है कि क्लास जब डबल हो जाती है ना तो समझाना पड़ जाता है। साधारण आसवन था, उस साधारण आसवन में द्रव द्रव का मिश्रण को ही अलग कर रहे थे। दो द्रव द्रव के मिश्रण जो था उसी को अलग कर रहे थे। लेकिन एनसीईआरटी की 9th क्लास बोलती है, देखो ये भी बड़ा विरोधाभास है। एनसीईआरटी की 9th क्लास ये बोलती है कि इन दोनों द्रवों के क्वथनांक में, कल की क्लास में है ये, दोनों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो या इससे ज्यादा का अंतर हो, ये क्लास 9th बोलता है। और क्लास 11th वाला बोलता है क्या? तो हमें इस पे दिमाग में रखना है कि कभी ऑप्शन में 25 ना आए तब क्या करेंगे। अगर ऑप्शन में 25 नहीं आए तब क्या करेंगे, तो उसका भी बता रहा हूं। क्लास 11th में दोनों 9th हो रहा है। सोर्स में बता रहा हूं कि आप सोर्स को देख पाओगे। क्लास 11th में बोलता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, दोनों में अंतर कितना रहे? 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा रहे। तो तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ जाएगा कि सर फिर हम तो एग्जाम में उलझ जाएंगे। उलझना कुछ नहीं है। अगर ऑप्शन में 25 दिया रहेगा तो आप 25 लगाना, और वो भी ऐसा नहीं करेगा। 40 दिया रहेगा तो 40 लगाना, और अगर दोनों एक साथ दिया हुआ है तो पीएससी है, एमपीपीएससी है, केस कर देना, दोनों को नंबर मिलेगा। ठीक है ना? प्रूफ दिखा देना भैया 11th में 40 लिखा हुआ है और 9th में, क्योंकि ये तो हमारी सरकार किताब बनाती है, तो मैं आपको प्रूफ के साथ ये चीजें बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम 25 को लेकर टारगेट चल रहे हैं। कल पढ़े थे 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर अंतर है तो हम उस पर साधारण आसवन का प्रयोग करते हैं। आज का जो है प्रभाजी आसवन, इसमें क्या है, ये भी द्रव द्रव को ही अलग करेगा।
दो द्रवों के मिश्रण को ये अलग करता है, द्रव द्रव के मिश्रण को अलग करता है, दो द्रवों के मिश्रण को ये अलग करता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त इसमें यह रहता है कि अगर साधारण लगा लेंगे, अगर ये वाला कंडीशन है, तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से उनका क्वथनांक कम है, अंतर दोनों का अंतर क्या रहे? दोनों के क्वथनांकों में अंतर, शर्त क्या है? दोनों के, मैं जीएस के हिसाब से सारी बातें बोल रहा हूं, कोई तकनीकी शब्द यहाँ यूज नहीं कर रहा हूं। क्वथनांक बोल रहा हूं तो क्वथनांक पहले समझा चुका हूं, जिस पर उबलता है। और उबलने के लिए मैंने वाष्प दाब आपको समझाया था, जरूरी था कि कब उबलेगा। उबलने के लिए केवल ताप फैक्टर नहीं है। दोनों के क्वथनांक में क्या रहे? में अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो? कम हो। देखो प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन बन जाएगा। एक द्रवीय मिश्रण को के अवयवों को अलग करना है, परंतु उनके क्वथनांकों में अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो उपरोक्त में से कौन सी विधि बेहतर होगी? क्या बोलेंगे? प्रभाजी आसवन। और यही 11th क्लास बोल रहा है क्या कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। तो दोनों बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको फोकस करना है 25 पर ही, क्योंकि हम 9th क्लास का पर फोकस कर रहे हैं। एग्जाम में आएगा तो देख लेंगे, मैं समझा ही दिया हूं आपको। अब बात यह है कि फिर ऐसे करेंगे कैसे हम? तो इसको करने के लिए क्या है, पहले के तो एक एग्जाम्पल देख लो कि इनका ऐसा कोई द्रव है क्या। तो ऐसा द्रव है, देखो मान लो कोई व्यक्ति है और पर्याप्त मात्रा में वो दारू का सेवन करते हैं, एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल। एल्कोहल कई होते हैं, मेथिल नहीं या मिथाइल नहीं, एथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल जो आप बोल रहे हैं। एथिल एल्कोहल मतलब दारू लेकर आया और वो दारू लेकर आके छुपा के तकिए के नीचे अपने रख दिया। उसके पापा या मम्मी ने देख लिया कि तो दारू लेकर आया है, तो उन्होंने क्या किया, वो दारू को लाए और फेंके नहीं, बल्कि एक बाल्टी में पानी भरा हुआ था, उस बाल्टी के पानी में से गिरा दिए। बोले अब पियो। एक बाल्टी पानी में उसको गिरा दिए दारू को। अब तो बेचारे का बड़ा मेहनत से लेकर आया था और मन में क्या क्या ख्वाब सजाया था। दारू गया पानी में, एक बाल्टी पानी में, अब निकाले कैसे वो? तो निकाल सकता है वो। देखो जो दारू और पानी, इन दोनों के क्वथनांकों की हम बात करें तो दारू को भैया मैं यहाँ पे एथिल एल्कोहल लिख देता हूं। कुछ लोग बोलेंगे दारू ही बोलते हैं हर बार, कभी भी एथिल एल्कोहल आज तक बोले नहीं है, तो मैं बोल देता हूं एल्कोहल। एल्हो का हो जा रहा है, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। कुछ लोग बोलेंगे सूत्र भी नहीं बताते हैं, वो भी बता दिया, C2H5OH। और पानी H2O। पानी का तो आपको पता है कि नॉर्मल, जहां पे सतह पर हम देखें तो ये नॉर्मल जो दबाव है उस पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, इसका क्वथनांक होता है। और दारू का होता है लगभग 78 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग क्या, किताबें जो बोलती हैं वही आपका 9th का एनसीईआरटी में भी देखोगे तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों के क्वथनांकों का अंतर निकाल के देख लो। दोनों के क्वथनांकों का अंतर कितना है? 100 में से 78 घटा दो, कितना आएगा? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 से कम आ गया, मतलब यहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम? प्रभाजी आसवन का। अब कुछ लोगों के दिमाग में रहा सर हम इतने कितने चीजों का नाम याद रखेंगे। भैया नाम आपको नहीं याद रखना है, आपके लिए जीएस में क्वेश्चन यही पूछेगा कि एक द्रवीय मिश्रण में मिले हुए जो भी द्रव हैं उनका क्वथनांक के बीच में अंतर 25 डिग्री से कम है, किस विधि का प्रयोग करके उनको अलग करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। समझ रहे हैं ना? अभी मैं समझा रहा हूं कैसे अलग करोगे। तो जो गिर गया है, कुछ लोग सोच रहे हैं मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है बार बार, तो टेंशन मत लो। आज मैं उसको ठीक करने का तरीका बता रहा हूं, बट उपकरण खरीदना पड़ेगा आपको। अब देखो प्रभाजी आसवन करेंगे तो क्या होगा? कल वाला जो तरीका है वही आपको दिमाग में रख लेना है। थोड़ा सा तरीका समझ लो, बाकी तो फिर हमें उतना जरूरत है नहीं। देखो यहां दिख रहा है, ये एक बर्तन लेंगे और बर्तन को ऊपर से टाइट कर देंगे ऐसे कि वाष्प बने तो उड़े नहीं कार्क से, और इसमें होल लगा के एक थर्मामीटर लगा देंगे।
समझ लो, ऐसे ही बना लेना कॉपी में बस समझने के लिए। थर्मामीटर, इसी से तो ताप माप पाएंगे ना, ये ताप हमको पता ही है। अब इसमें वही बाल्टी में जो मिला हुआ है दारू प्लस, बाल्टी में दारू प्लस पानी मिला हुआ है, एक पौवा है दारू और बाकी सब तो पानी है, उसी एक पौवा को निकालना है। अब क्या करेंगे, कल वाले को जाके देख लेना कि उसमें ये चीज नहीं था। यहाँ पे एक इसका प्रभाजी जो नाम है ना, प्रभाजी फ्रैक्शन, इसमें एक प्रभाजी स्तंभ लगा देते हैं और वो स्तंभ ऐसे ही रहता है। अब मुझसे यार सही से बनता नहीं है, ये देखो ऐसे मैंने यहां बना दिया, अब इसी में से काट काट के इसको ऐसे ऐसे कर दूंगा। प्रभाजी अभी जो उधर, ये देखो प्रभाज, इस तरीके से इसमें एरिया को इसके बढ़ा दिया। इस तरीके का एक बर्तन लेते हैं ऊपर, इस बर्तन को हम बोलते हैं प्रभाजी स्तंभ। इसी का नाम क्या होता है, प्रभाजी स्तंभ। अभी समझेंगे कि इसका रूल क्या है, पूरा कहानी तुमको समझ में आ जाएगी इससे। अब क्या करेंगे, यहां से जोड़ देंगे एक नली से, और नली के बाद यहां पे कंडेंसेशन कराएंगे, संघनन कराएंगे। याद करो, इसमें एक पाइप डाल देंगे और एकदम चिल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर यहां से इनलेट डाल देंगे, एकदम ठंडा ठंडा पानी इससे अंदर ले जाएंगे। और पानी गर्म हो जाएगा तो फिर काम नहीं आएगा ना, तो इधर से गर्म वाला पानी बाहर निकालते रहेंगे, गर्म पानी को बाहर निकाल देंगे। इसको आउटलेट बोलते हैं। ये हमें एग्जाम में बनाना नहीं है, समझना सिर्फ है कि थोड़ा सा कहानी लंबे समय तक याद रहे, नहीं तो रटने से याद नहीं रहेगा। ये पानी क्या करेगा, खूब ठंडा है। अब देखो होगा क्या, अब आग लगा देंगे। आग लगाने का बोलता हो तो लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो मन की बात हो गई, और कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं कि अरे आग लगाने का ये भी बोल रहे हैं। कुछ लोग तो बोल ही रहे हैं आग लगाने का, और ये भी देखो आग लगाने का बोल दिए। मैं जहां आग धीरे धीरे लगाना है, तेजी से नहीं लगाना है, ठीक है। तेजी से लगाओगे दिक्कत होगी, धीरे धीरे आग लगाओ, धीरे धीरे सुलगाओ इसको। और आग लगाओगे तो जैसे ही 78 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उसके पहले भी वाष्प बनेगा, लेकिन उनकी औकात नहीं रहेगी कि वो इतना ऊपर चढ़ पाएंगे। बट 78 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान होगा ना, तो ये एथिल एल्कोहल क्या होगा, वाष्प बनने लगेगा, उबलने लगेगा। बाकी वाष्पीकरण डिटेल में मैंने पीछे कवर किया है, वहां देख लेना आप लोग। उसके लिए ताप की जरूरत नहीं होती है, लेक्चर नंबर 14 में बताया था। लेकिन तेज करना है ना, हमें जल्दी करना है। तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही थर्मामीटर बताया, तो देखोगे कि क्या होगा, एल्कोहल वाष्प बन के उड़ने लगा। अब यही वो बात समझना है कि 78 डिग्री पर एल्कोहल वाष्प बन रहा है ना, तो पानी भी तो मैं बताया हूं कि ताप वाष्पन के लिए ताप की जरूरत थोड़ी नहीं होती है, वो तो किसी भी ताप पर चलता है, 0 पर भी होता है, उससे कम पर भी होता है। तो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका उबलने वाला है ना, लेकिन 78 हो गया, तो थोड़ा बहुत वाष्प तो इसका भी बनेगा, लेकिन इसका वाष्प जो बनेगा बड़ा कमजोर बनेगा। इसलिए वो कहानी बताया था, इसका वाष्प बड़ा कमजोर बनेगा, और इसका जो एल्कोहल वाला वाष्प बनेगा उसका पूरा पूरा चरम सीमा आ गया, 78 आ गया है डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका बड़ा मजबूत बनेगा। तो इसका वाष्प जो एथिल एल्कोहल का वाष्प क्या करेगा, इधर से सब दौड़ते 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 यहां से आके यहां पहुंच जाएगा। और ये पानी वाला वाष्प 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, जोर लगा के यहां पहुंचेगा, थोड़ी देर आगे चलेगा, पेट इसका दर्द देने लगेगा, और पेट दर्द देगा तो फिर यहीं पे बेचारा धीरे धीरे लौट के आके इसी में गिर जाएगा, या यहीं कहीं जमा रहेगा, यहां तक तो पहुंचेगा नहीं। अब 78 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ताप पता है कि फिक्स रुका रहेगा जब तक कि ये खत्म नहीं हो रहा है, कौन सा, एथिल एल्कोहल। और यहां से आग तेज नहीं लगाना है, तेज लगा दोगे दिक्कत होगी, धीरे धीरे लगाना है। यहां पर वाष्प जब बन के आएगा तो ठंडे चीजों के, ठंडा पानी के संपर्क में, पूरा यहाँ पे ठंडा है, तो ठंडे में जैसे ही आएगा तो पहले गरम गरम है, और गरम वाष्प में है, यहां आया तो ठंडा हो गया, ठंडा हुआ तो संघनित हो गया, संघनित हो गया तो वो द्रव रूप में कन्वर्ट होने लगेगा, संघनन हमने पढ़ लिया है। यहाँ एक ट्यूब लगा दिए हैं, ये नली है, और यहाँ एक बर्तन रख लिए हैं, वही जो पौवा था उसका ढक्कन खोल के यहाँ रख दिए हैं, इसमें लगा दिए हैं, ठीक है, उसका ढक्कन खोल के यहाँ लगा दिए हैं। अब वो बूंद 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 करके इसमें गिरे जा रहा है। जैसे ही ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से ज्यादा होना शुरू हो, तो तुरंत क्या कर लो,
अपने बोतल को हटा लो, और मान लो अगर हम लोग इसको और भी शोधित करने के कई तरीके हैं, हमें जरूरत उसकी नहीं है, और 2-4 बूंद पानी भी इसमें आ गया तो कोई बात नहीं, कौन सा बिना पानी के ही पी लेते हैं लोग। तो इस तरीके से आपका जो मम्मी पापा ने डाल दिया था पानी में, खत्म कर दिया था, वो आपने पूरा अपना पौवा एक गिलास में निकाल के लेके चले गए। मम्मी पापा देखते रहेंगे कि अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक पढ़ाई कर लिया है। फिर उनको मुझ पर गुस्सा आएगा कि कौन पढ़ाया है। समझ गए बात को, प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन की विधि यही होती है। अब ये जितने मन को उतने प्रकार से बना सकते हो। ये बनाने वाला जरूरी नहीं कि बर्तन ऐसा ही रहे, बर्तन डिजाइन तमाम प्रकार के बना सकते हो। जैसे बाल का डिजाइन पता है हमको कि ये कटवाना है, यहाँ थोड़ा कटवाना है, आगे का काटना है। अब डिजाइन बनाने वाले अपने अपने हिसाब से डिजाइन बना रहे हैं। कुछ लोग केवल ये आगे थोड़ा रख लेते हैं, बाकी सब उड़ा दे रहे हैं। कुछ लोग किम जोंग उनके तरह ये उड़ा दे रहे हैं। तो बर्तन है, बर्तन अपने हिसाब से बनाओ जैसा भी बनाना है, लेकिन उसमें ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रभाजी आसन समझ गए। प्रभाजी आसन क्या है? जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 11th क्लास बोलता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम क्वथनांक अंतर वाले दो द्रवों का मिश्रण है तो उसको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले जो कहानी बताया था वो दौड़ने वाली, वही कहानी यहां लगा दिए हैं। ये तरीका भी आपको समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है। अब मैं इसको अगर आप बना लिए हो तो मिटाऊंगा और इसके डायरेक्ट प्रैक्टिकल उपयोग पर आएंगे। बना लिए हो? ये कौन है? टॉप लेवल का समझ में आ गया। हाँ, तो टॉप लेवल का ही समझना है। शार्ट में अभी सुबह बोल रहे थे ना हर्षवर्धन कि शार्ट में नहीं समझना है, लांग में समझना है। समझ रहे? शार्ट में नहीं, लांग में समझना है। तो हम थोड़ा लांग में ही समझ रहे हैं। एकदम शार्ट में समझ लेंगे तो शार्ट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है। भैया शॉर्ट, शॉर्ट मतलब संक्षिप्त में, तो पढ़ तो संक्षिप्त ही रहे लेकिन थोड़ा सा उसको लांग कर दे रहे हैं कि आपको बात समझ में आए। समझ गए बात को? चलो इसको मिटा रहा हूं और अब इसके एप्लीकेशन पर चलते हैं। प्रभाजी आसवन आपको समझ में आ गया है, कहां कहां इसका प्रयोग किया जाता है। मैं 2 द्रवों को लिखा हूं, 10-20 द्रव मिले रहेंगे और उनमें ये गुण पाया जाएगा तब भी ये काम हो जाता है। तो अब समझो प्रभाजी आसवन में कहां कहां इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसके जस्ट नीचे आप लिख लीजिए प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन का प्रयोग कहां कहां उपयोग किया जाता है, इसका कहां कहां इसका उपयोग किया जाएगा। तो पहले पॉइंट लिख लो किसका किसका। तो पहले लिख लो वायुमंडलीय गैस से, वायुमंडलीय गैसीय मिश्रण से भी इससे अलग कर लिया जा सकता है, ठीक है ना। द्रव तो है ही लेकिन इनसे भी तो हम देखेंगे द्रव बना के ही निकाला जाएगा। तो अभी समझा दूंगा इसको भी थोड़ा। वायुमंडलीय गैस से ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं ना कोरोना के लिए कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। वायुमंडलीय गैस से ऑक्सीजन का पृथक्करण प्रीलिम्स में पूछ लेगा किस विधि द्वारा किया जाता है। न्यूज में भी था ये तो कि ऑक्सीजन प्लांट ये वाला राज्य ज्यादा लगा लिया, इस राज्य में ऑक्सीजन प्लांट की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो वायुमंडलीय गैस से ऑक्सीजन का पृथक्करण। और क्या, और कहां यूज कर सकते हैं इसका हम? तो पेट्रोलियम में, ऐसे लिखो कच्चे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल बोलते हैं। कच्चे पेट्रोलियम, मैं आपके समझने के लिए पेट्रोलियम लगा रहा हूं, नहीं तो मैं केवल कच्चा तेल बोलता, क्रूड ऑयल बोलता। कच्चे पेट्रोलियम तेल में मिले विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए, विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए यहां पे इसका काम हो जाता है। और भी कई जगहों पे इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये दिमाग में रखो। मैं अगर आपको एसीटोन और इस टाइप का कुछ चीजें बोलूंगा तो फिर आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं एसीटोन, और एसीटोन तो खैर कल मैंने आपको बताया ही था, नेल पॉलिश वाला। और भी कुछ बेंजीन और इस टाइप की चीजें अगर मैं बोलूंगा तो आपको उतना बेहतर समझ में नहीं आएगा, और इसलिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग से बच रहा हूं जो आपको तकलीफ दे। तो अब एल्कोहल पानी में बोला हूं ना, यहां पर चाहो तो 11th क्लास में जाकर देखोगे बोला हुआ है किसका, बेंजीन और टालुइन। सही, हाँ, बेंजीन और टालुइन, इनका भी इससे
टॉलुइन। अब नाम मत पूछना सर ये क्या होते हैं, अभी इनकी जरूरत नहीं, बस बता दे रहा हूं कि 11th क्लास में बेंजीन और टॉलुइन पे करके बताया हुआ है। बेंजीन का 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और टॉलुइन का 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहां देखोगे अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 11th क्लास वाला 40 डिग्री पे मानता है और 9th क्लास वाला 25 डिग्री पे। बट कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन कैसे करोगे ये समझ गए हो। एग्जाम में दोनों आया है तो फिर तो रद्द होना ही है, दोनों सबको नंबर मिलना है। अदरवाइज 25 है तो 25 आंसर लगाओ, 25 है ही नहीं ऑप्शन में तो 40 लगाना। चलो इसको मिटा दो। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वायुमंडलीय गैस से ऑक्सीजन का पृथक्करण कैसे करेंगे और कच्चे पेट्रोलियम तेल से विभिन्न घटकों को कैसे अलग करेंगे। थोड़ा थोड़ा इस बात को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट लग रहा था, इसको मिटा दो ना, ये दोनों बना लिए हो। प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग, ये दो प्रयोग के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। हाँ तो थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूं कि आपको बात समझ में आ जाए और फिर क्रिस्टलीकरण पढ़ते हैं। ये भी मिटा ही देता हूं यार, इसको नहीं मिटाता हूं, नीचे वाले को। पहले हम पढ़ते हैं वायुमंडलीय गैस से। कुछ लोग इस बात को लेकर अभी तुरंत मत नाराज हो जाना कि सर अभी तो आप द्रव द्रव को अलग करा रहे थे और बोल रहे हैं कि गैस से अलग करेंगे। देखना गैस को भी द्रव बना के ही अलग करेंगे। और तुमको 9th क्लास में पूरा इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं केवल समझाऊंगा। मैं इस बात को समझा रहा हूं कि वायुमंडलीय, हेडिंग डाल लेना कि वायुमंडलीय गैस से ऑक्सीजन का पृथक्करण, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे लिए जरूरत है ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर भरना है। तो देखो क्या करेंगे, पानी से भी बना सकते हैं लेकिन इससे बनाते हैं ज्यादा, पानी से भी ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। देखो सबसे पहले क्या, वायुमंडलीय हवा लेंगे, बनाओ मेरे साथ डायग्राम और समझते चलो। वायु लिया, वायु क्या लेना है, वायु तो घूम ही रही है चारों तरफ, शक कर लेंगे, उसको खींच लेंगे। वायु लिया और सबसे पहले उसको फिल्टर कर देंगे कि उसमें धूल कण वगैरह अगर हैं, बैक्टीरिया वायरस कुछ है तो उनको मार दो, फिल्टर कर देंगे। फिल्टर मतलब छान लो, उसको छान सकते हो जैसे भी छान लो, छानन द्वारा उसको छान लो। वायुमंडलीय गैस में उसमें धूल कण वगैरह है उसको हटा दिया, फिल्टर कर दिया। फिल्टर के बाद इसको क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं। संपीड़ित आपको पहले बता चुका हूं, स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा मिस्टेक होगी। कंप्रेसर में डालेंगे। कंप्रेसर का मतलब ये होता है जो क्या करता है, दबाता है। तो उस वायु को हम क्या कर देंगे, संपीड़ित कर देंगे। गैस को देखो, गैस को दबाओगे, जब संपीड़ित करोगे तो द्रव की तरफ बढ़ेगी आगे ना, और द्रव को भी और दबा दिया गया या उनको कंप्रेस किया गया कम ताप पर तो वो ठोस बन जाता है। तो संपीड़ित कर दिया गया तो ये गर्म भी हो जाएगा। संपीड़ित करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और ये गर्म हो जाएगा। संपीड़ित करने के बाद क्या करेंगे, अच्छा संपीड़ित करने से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगी पूरी वायु, पूरी हवा गर्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, तो इसके अणु पास आ जाएंगे, इसके अणु पास पास आ जाएंगे। ठीक है, अब गर्म हो गया। अब क्या करोगे इसके बाद, तो अभी तुम लोग इसके बाद इसको क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, कूलिंग वाले चेंबर में ले जाते हैं। ये तुम लोग 9th क्लास में डायग्राम देख लेना, मैं उस डायग्राम को ब्लॉक आरेख में करके समझा रहा हूं। कूलिंग, ठंडा करेंगे। ये बताओ अभी तुम लोग ये न्यूज वगैरह देख रहे हो, यूपी में चुनाव हो रहा था तो अपने बुलडोजर बाबा बार बार बोल रहे थे कि मैं गर्मी खींच लूंगा, जितनी गर्मी चढ़ी है उसको खींच लूंगा। और तुम लोग बताया था गर्मी अगर किसी की खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। जैसे ही किसी की गर्मी खींच लो तो वो ठंडा हो जाएगा। अब ये भी यहाँ पे इसको बेचारे को हम ही गर्म किए हैं, अब यहाँ इसकी गर्मी खींच देंगे, गर्मी खींचेंगे तो ये भी ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही गर्मी इसकी खींचेंगे, संपीड़ित तो है ही, गर्मी खींचे और कूलिंग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, द्रव के रूप में कन्वर्ट होने लगेगा। तो कूलिंग में क्या कर देते हैं, गर्मी खींच लेते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पर टारगेट करके तो नहीं बोल रहे हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। गर्मी खींच लेना है यहाँ, तो गर्मी जब खींच लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये कूलिंग हो जाएगा। और जब कूलिंग हो जाएगा तो ये लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब द्रव बन जाएगा। ठंडा कर रहे हैं ना तो गैस को ठंडा करेंगे, द्रव बन जाएगा। अब द्रव बन गया तो भैया इस द्रव में जैसे मान लो ये बर्तन है,
तो इस द्रव में क्या क्या है? मुख्य रूप से नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर क्या है? ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर क्या है? आर्गन, और चौथे नंबर पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी और भी बहुत से हैं, उनसे हमें कोई मतलब है नहीं, हमें चाहिए ऑक्सीजन। और मेजर पार्ट यही होता है, लगभग 78%, लगभग 21%, और इसका परसेंटेज एग्जैक्ट याद नहीं है, और इसका होता है 0.03% के आसपास। आज तो खैर ये बढ़ गया है, और इस पर एक बड़ी अच्छी क्वेश्चन बन सकता है, बट उसको अभी नहीं उठा रहा हूं मैं, कभी और देखेंगे। एनवायरमेंट वाले टॉपिक में क्वेश्चन बड़ा बढ़िया बनता है। अब ये द्रव में आ गए हैं, तो मैं बोला था ना कि जब द्रव मिले रहे प्रभाजी आसवन, इन सबका क्वथनांक अलग अलग होगा, इन सबका क्वथनांक ध्यान रखेंगे आप, अलग अलग होगा। नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है 77 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 77 डिग्री केल्विन। अब केल्विन फिजिक्स में पढ़ा चुका हूं, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे बदलोगे? 77 केल्विन। दूसरे का होता है कितना? ऑक्सीजन का होता है 90 डिग्री केल्विन, 90 के डिग्री केल्विन। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? आर्गन थोड़ा बहुत मिला भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम शुद्ध हवा ले लेंगे ना तो फेफड़ा परेशान हो जाएगा, फेफड़े को शुद्ध हवा लेने की आदत नहीं है, तो अगर एकदम शुद्ध हवा भी ले लेंगे ना तो फेफड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या आ रहा है, और बेहोश होकर मर जाएगा वो। इसलिए एकदम शुद्ध हवा कभी आपको आईसीयू वगैरह में भी जो ऑक्सीजन दिया जाता है ना, वो एकदम शुद्ध नहीं रहता है, उसमें कुछ और गैसें मिलाई जाती हैं, पढ़ा चुका हूं आप लोगों को पहले ये में। 77 केल्विन। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? लगभग 87 डिग्री केल्विन। आर्गन को छोड़ो। अब क्या कर देंगे इनको फिर हम? अब यहां से क्या कर देंगे? इनको प्रभाजी आसवन करा देंगे, प्रभाजी आसवन करा देंगे। और कई है ना, तो प्रभाजी आसवन कराएंगे तो क्या होगा? ऐसा एक चेंबर रखे हैं, जो सबसे पहले उबल जाएगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो सबसे ऊपर हमको नाइट्रोजन दिखेगी। उसके पहले, अच्छा यहां एक चीज मिस्टेक हो रही है, आर्गन का 87, कार्बन डाई, यहां पे एक काम करते हैं हम कि थोड़ा सा और कूल कर देंगे ना इसको, एक बार और थोड़ा सा कूल कर दो इसको, थोड़ा सा और कूल कर दोगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाती है? ठोस बन जाती है। एग्जैक्ट इसका टेम्परेचर मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है कि एग्जैक्ट कितना कार्बन डाइऑक्साइड का, मुझे लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो रहा है। बस इतना समझ लो कि इसका टेम्परेचर और मतलब और कम ताप पर ही ठंडा हो जाता है, ठोस बन जाता है, तो ये ड्राई आइस बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस बनता है तो इसी को बोलते हैं लोग ड्राई आइस, सूखा बर्फ, ड्राई आइस। थोड़ा और ठंडा करेंगे तो ड्राई आइस का यूज आप लोग देखते होंगे, कपिल शर्मा का शो या और भी कोई शो देखते होंगे, तो उस शो में आप देखते हैं जैसे ही कोई सेलिब्रिटी आते हैं तो झाग झाग जैसा पूरे शरीर पे उनके डाल देते हैं, और नीचे से आता है, उसके बाद भी वो उसको साफ कर देते हैं तो गीले नहीं होते हैं। बर्फ से तो गीले हो जाओगे, उससे गीले नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो गैस होती है ना, गैस ठोस रूप में है। तो जो फॉग होता है ना, फॉग टाइप की चीजें, उससे आप क्या हो रहे हैं? ड्राई आइस होता है, शरीर गीला नहीं होता है, लेकिन वो माहौल बन जाता है थोड़ा कि हाँ कोई सेलिब्रिटी आए हैं, तो ड्राई आइस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो यहीं ठोस हो गया, खत्म। आर्गन का होता है 87, ये मैं कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दे रहा हूं, अब 3 ही बचे। तो सबसे ऊपर हो गया कौन? सबसे जल्दी याद रखो, जो सबसे पहले हो जाएगा मतलब उसका क्वथनांक है, तो सबसे पहले ऊपर भाग जाएगा। नंबर 2 पे कौन रहेगा? नंबर 2 पे आर्गन रहेगा, और सबसे नीचे कौन रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। बस सबसे नीचे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को इनलेट के माध्यम से कहीं पर हम नीचे निकाल लेंगे, और फिर जितने सिलेंडर भरना है उतने सिलेंडर ऑक्सीजन में भर देंगे। और एकदम प्योर ऑक्सीजन नहीं देंगे किसी को, प्योर ऑक्सीजन किसी को चढ़ा देंगे या उसको सांस के लिए दे देंगे तो मर ही जाएगा, तो प्योर नहीं देते हैं। हमेशा क्या करते हैं उसमें, और आर्गन हो गया या हीलियम हो गया, इस टाइप के और गैसों को मिलाकर दिया जाता है, जिससे कि फेफड़े को लगे कि अच्छा मिलावट वाली चीज ही हम ले रहे हैं। नहीं तो फेफड़े को लगेगा अरे एकदम शुद्ध हवा आ गया, तो खुशी के मारे फेफड़ा एकदम इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, खुशी के मारे एकदम शुद्ध ऑक्सीजन आ गया है, फेफड़ा इतना खुश होगा कि वो काम करना ही थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा, और आधे घंटे काम करना बंद कर दिया तो उसके बाद आप काम करोगे।
या आप दूसरों का काम लगा दोगे, ठीक है ना। वो फेफड़ा अपना काम करना बंद कर देगा, दूसरों का काम लगा देगा। एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं जाना है, मैं आपको समझाने के लिए बताया कि दिमाग में रहे। आपको बस याद रखना है कि वायु लिया, वायु को खींचा निर्वात से, मतलब निर्वात ट्यूब बनाकर, निर्वात ट्यूब बना दिया, वायु ऑटोमेटिक उसमें आती रहेगी दौड़ के। भूगोल में पढ़ोगे आपकी हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। हवा वहां पे फटाफट आ रही है, उसको छन्नी से छान दिया, धूल मिट्टी के कण खत्म, उसको कंप्रेसर चेंबर में ले गए, कंप्रेस कर दिए, दबा दिए उसको पकड़ के, जैसे किसी का सिर पकड़ के दबाते हैं ना, वैसे उसको दबा दिया गया। दबाने से वो गर्म हो गई, और गर्म होने के बाद उसके अणु पास पास आ गए। फिर उसको कूलिंग में लेकर चले गए, वहां ठंडा कर दिए, गर्मी खींच दिए, उसकी गर्मी खींच दिए तो द्रव बन गया। द्रव बन गया तो हमने मेजर इन 4 को देखा, बाकी और भी होंगी, उनको छोड़ो, कोई इंजीनियर थोड़ी नहीं बनना कि एकदम हमें वही खींचना है। अब थोड़ा सा और ठंडा करते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ठोस बन जाते हैं, ड्राई आइस बन जाता है। खूब इसका प्रयोग होता है, आप लोग भी लेकर आते हो ना, ये बर्थडे वगैरह रहता है तो बर्थडे वाले दिन आप लोग खरीद के लेके आते हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है, ड्राई आइस। ड्राई आइस बन गया। उसके बाद अब जो बच गए हैं उनका अलग अलग क्वथनांक है, क्वथनांक अलग अलग होना जरूरी है। और हमको ये पता है कि प्रभाजी आसवन कर रहे हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होने की जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए हम घटा के कहीं देख ही नहीं रहे हैं। कम रहेगा तब भी चलेगा। प्रभाजी आसवन करा दिया, उस प्रभाजी आसवन में अलग अलग चेंबरों में इकट्ठा हो जाएंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन सबसे ऊपर दिखेगा, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नीचे मिल गया, उसको निकाल लिया, उसके बाद सिलेंडर भर लिए। तो ये प्लांट है, जो ऑक्सीजन वाले प्लांट लगाए जा रहे हैं ना, हर सरकार लगा रही है कोरोना से बचने के लिए कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, और उसके अलावा भी मेडिकल फील्ड में इसकी जरूरत है। तो इस तरीके से प्लांट लगाया जाता है, और ये प्रभाजी आसवन की विधि द्वारा ही अलग होता है। देखिए द्रव के माध्यम से अलग हुआ है, गैस थी भले ही। और ऐसे ही आप जो जल है ना, पानी, उस पानी से भी ऑक्सीजन को निकाल सकते हो, बट हमें उस पर अभी काम करने की जरूरत है नहीं। चलो इतनी बात समझ में आ गई कि ये 9th क्लास में डायग्राम बना के दिया है, लेकिन 9th क्लास का डायग्राम वाला आपको देख के समझ में उतना आता नहीं है कि कैसे हो रहा है, तो मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको समझ में आ जाएगी बात। बोलो भैया टॉप लेवल पे समझ में आ गया? बजाओ बजाओ भोंपू, तभी तो आगे बढ़ूंगा। एक नहीं सब, नहीं तो फिर बाकी लोगों को क्लास से हटाया जाए। चलो आगे, एक काम खत्म। वायुमंडलीय गैसों से वायु का पृथक्करण 9th क्लास में दिया था तो पढ़ा दिया, 11th 12th में होता तो उतना जरूरत था नहीं, बट न्यूज में है और ये हमको पता होना चाहिए। सिविल सर्वेंट, एसडीएम बन गए हो, एक जनरल जागरूक नागरिक हो, तब भी आपको पता होना चाहिए कि यार ये निकालते कैसे होंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि हर चीज के लिए, जैसे लोग बोल दे रहे हैं कि कोरोना मोदी लेकर आए हैं। अरे मोदी क्या अपने झोले में लेके कोरोना घूम रहे हैं कि निकाल निकाल के थोड़ा सा इंदौर पे फेंक दिए, थोड़ा अलग जगहों पे फेंक दिए। तो शिक्षित तो कम से कम रहे, पता रहे। ऐसा नहीं कि कोई नेता आके स्पीच देने लगे कि भैया हम ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो हम सोचे कि ऑक्सीजन ये बना रहे हैं भैया, नाक से खींच खींच के और मुंह से निकाल दे रहे हैं, नाक से खींच के मुंह से निकाल के सिलेंडर में भर दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। टॉपिक पे आए। दूसरा क्या है? कच्चे पेट्रोलियम तेल का शोधन। भैया ध्यान रखिएगा इस बात को कि भारत जो है सबसे ज्यादा आयात करता है किस चीज का? तो क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल बोलते हैं इसको। अभी ये यूक्रेन वाले उससे दाम भी बढ़ रहे हैं, और दाम तो खैर आप पहले से ही देख रहे हैं बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा, वो एक अलग मुद्दा है दाम का, सबसे ज्यादा आयात भी करते हैं और निर्यात भी सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं? तो पेट्रोलियम शोधित पदार्थों का ही करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी का करते हैं, जो भी रिफाइन कर लेते हैं। तो बस वही रिफाइनिंग जो यहाँ पे होगी, उसी रिफाइनिंग को किस विधि से करेंगे? प्रभाजी आसवन से। कैसे करेंगे देखो, इसके लिए एक बड़ा सा चेंबर ले लेते हैं। हमें बस जनरल समझ लेना है, एकदम वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा चेंबर ले लिया, इस चेंबर में क्या कर लिया? अलग अलग तापमान के कई खंड बना दिया, अलग अलग तापमान के खंड बना दिया, और यहां पर ऐसे कुछ चीजें बनाई रहेंगी कि एक से
दूसरे में जा सकेगा, एक से दूसरे में जा पाएगी चीजें, और सब में निकलने के लिए भी इनलेट लगा दिया जाएगा, बर्तन बर्तन जो भी रहेगा सब में लगा दिया जाएगा। कंसेप्ट आपको पहले ही मैं बता दिया हूं, तो बस सब में ऐसा कर लिया गया है। कितने चेंबर बनेंगे ये हमें याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सी चीजें निकलती हैं पेट्रोलियम से। अब होगा क्या, जैसे मान लो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, जैसे ही उस क्रूड ऑयल को इसमें डालेंगे तो प्राकृतिक गैस जो है ना, ऐसे थोड़ा बहुत बना लेना समझने के लिए, प्राकृतिक गैस मात्र 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होती है, वाष्पित होने लगती है। तो अब वो नीचे नहीं जाएगी, भाप जैसी बन गई ना, तो उसको यहां बाहर कर लेंगे, खत्म हो गई। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वो बाहर निकल गई। फिर क्या हुआ, और थोड़ा नीचे चले, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं कुछ कुछ का बता रहा हूं, सबका नहीं। 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे आए तो पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोल जल्दी आग पकड़ता है, समझ रहे हो ना, कम, प्राकृतिक गैस और जल्दी आग पकड़ेगी। तेजी से आग लगाना है तो जिसका क्वथनांक कम है उस पर, जिसका क्वथनांक कम है समझ लो कि तेजी से आग पकड़ रहा है, ज्यादा है मतलब देर से धीरे धीरे गर्म होता है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेट्रोल अलग हो जाता है। कैरोसिन देखा होगा थोड़ा इंप्योर होता है, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके कैरोसिन अलग हो जाता है। ऐसे ही देखोगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएंगे हम, तो एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं डीजल। डीजल और धीरे आग पकड़ेगा कैरोसिन से भी, यहाँ कैरोसिन है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको आइडिया एक लग जाए, प्रभाजी आसवन नहीं हो रहा है। डीजल निकल गया, ऐसे ही नीचे जाएंगे तो और भी कुछ चीजें निकल जाएंगी, और सबसे लास्ट में कोलतार जैसी चीजें निकल जाएंगी जो एकदम अशुद्धियां रहेंगी, वो अशुद्धियां निकल जाएंगी। उन अशुद्धियों को कोलतार जैसा चीजें काला काला सा बन जाता है, उसको सड़क बनाते समय प्रयोग कर लेते हैं लोग। तो हो क्या रहा है ये, प्रभाजी आसवन। समझ गए बात को, जरूरी केवल दो ही द्रव रहे, कई चीजें मिली रहे, बस फर्क ये होना चाहिए कि सबका क्वथनांक एक ही नहीं होना चाहिए, बस इतनी बात है, बस इतनी सी बात है, आपको दिमाग में रखना है। कुशवाहा जी समझ रहे हैं ना, बस इतनी सी बात है कि क्वथनांक एक ही नहीं होना चाहिए, एक ही है तो बात बिगड़ जाएगा। क्वथनांक सबके अलग अलग हैं, तो आग लगाते रहो, अपने अपने क्वथनांक पर लोग क्या होते रहेंगे, नीचे होते रहेंगे, निकलते रहेंगे, और हमारा शुद्धिकरण का काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह भी बात आपको समझ में आ गई। पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। और अब हमारा ये वाला टॉपिक प्रभाजी आसवन खत्म हो गया। यही प्रभाजी आसवन देखोगे तो जो नोट्स हैं, किताबें हैं, उसमें 4-5 लाइन में लिख दिए हैं, 4-5 लाइन में लिख दिए हैं सामान्य अध्ययन में। अब हम उसको रट लेते हैं, क्वेश्चन बन नहीं पाता, और ऐसे समझे हुए हैं तो क्वेश्चन आएगा तो ब्रॉड व्यू पता है ना आपको, तो आप सोच पाओगे कुछ भी। कुछ लिखना भी रहेगा तो 3 नंबर की तैयारी किए हुए हो, पता चला कि क्वेश्चन आ गया 5 नंबर में, तब क्या करेंगे। तैयारी ऐसा करो किसी भी नंबर में आए तो उसको हम लिख सकें। चलिए अगला टॉपिक, इसको मिटा रहा हूं। समझ में आ गया सबको ये बात। एग्जैक्ट टेम्परेचर हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है सामान्य अध्ययन पर, हमें बस तरीका पता होना चाहिए। प्रभाजी आसवन का प्रयोग भी हो गया खत्म। अब और आगे चलते हैं, और भी बहुत से प्रयोग इसके हो सकते हैं, समझी गए हैं आप। टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा एक थोड़ा क्वेश्चन बता दो मुझे, कभी कभी न्यूज में कोई बात आ जाती है, कई जगहों पर आ जाता है कि गैसोहोल क्या है। जैसे डीजल देखा हो ना, डीजल कई प्रकार के होते हैं, ये तुम लोगों को मैं आगे कहीं पढ़ाऊंगा भी। एक डीजल होता है सिटी डीजल, सिटी मतलब शहर वाला नहीं, एक होता है सिटी डीजल, गूगल करके पढ़ना कभी, और एक होता है हरित डीजल। हरित डीजल तो ये क्या है सोचना कभी, क्वेश्चन मार्क लगा लो। क्वेश्चन मार्क पूछना दिमाग से बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछ लेगा। एमपीपीएससी ने हरित अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए पहले मेंस में, क्या भरोसा कभी हरित डीजल ही पूछ ले क्या है। खैर अभी यहां पे बात नहीं करूंगा। एक टर्म मुझे और यहां बताना था आपको, गैसोहोल क्या है। गैसोहोल सुने हो कभी नाम, गैसोहोल प्रीलिम्स में पूछ लेगा गैसोहोल क्या है, पूछा था ना प्यूमा क्या है, गैसो यूपीएससी में पूछ लेगा गैसोहोल क्या है।
तो गेसिंग करो, गेसिंग करके बताओ, गलत होगा तो क्या दिक्कत है, गेस करो क्या होगा, तुम लोग के हिसाब से क्या लग रहा है गैसो होल, तुम लोग के हिसाब से गैसो होल क्या लग रहा है, कोई भी एक आंसर दो, कुछ भी गलत सही जो भी बोलोगे सब मान्य होगा। गैसोलीन प्लस एल्कोहल, गैसोलीन प्लस एल्कोहल, बहुत अच्छा विकास ठाकुर बताए हैं, सही भी है। गैसोहोल का रियल मतलब क्या है, पेट्रोल आप बोलो, गैसोलीन भी बोल सकते हो, गैसोलीन थोड़ा और प्योर फॉर्म होता है जो एरोप्लेन में भरा जाता है, ठीक है ना, एरोप्लेन के ईंधन को गैसोलीन बोला जाता है, थोड़ा और पेट्रोल का ही शुद्धतम रूप रहता है, पेट्रोल प्लस एल्कोहल। और ये तो आपको आजकल खूब सुनने को मिल रहा है, इसलिए बोल रहा हूं, न्यूज में आता है एल्कोहल, पता नहीं क्यों एल्हो पहले आ जा रहा है, एल्कोहल। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि 90% पेट्रोल लो और उसमें 10% एल्कोहल मिला दो, तो कम से कम 10% एल्कोहल हम मिला लेते हैं गन्ने से और भी पुआल से, बाकी चीजों से, एनवायरमेंट में पढ़ेंगे इसको आप, या ऊर्जा में पढ़ेंगे, तो 10% तो कम से कम हमारा आयात बचेगा। और उसके साथ साथ ये क्या होता है, कम प्रदूषक भी होता है, प्रदूषण भी कम फैलाता है। तो कभी पूछ लेगा गैसोहोल क्या है, पेट्रोल और एल्कोहल के मिश्रण को, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग बोलते हैं, ब्लेंडिंग करना, ठीक है ना। तो खैर छोड़ो उसको, मैं तो टॉपिक आ गया तो बता दिया। अब ये 10% ही नहीं 20% भी बढ़ा सकते हैं, 30% भी कर सकते हैं, वो आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप कितना एल्कोहल पीने के अलावा बचा पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। एल्कोहल भी कई प्रकार के, एक तो पीने वाला, उसके अलावा और तमाम प्रकार के बनाए जा रहे हैं। आप देखेंगे एमपी में भी और अन्य राज्यों में भी इसके प्लांट लगे हैं और इस पर काम चल रहा है। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक आज का बात करते हैं, क्रिस्टलीकरण, जो 15-20 मिनट तो कम से कम उसमें लगेगा ही, और ये हमारा भाग भी खत्म हो जाएगा। तो अगला ये पार्ट मतलब पृथक्करण करने वाला सामान्य अध्ययन के हिसाब से खत्म हो जाएगा, और किसी लेवल से अगर आपको पढ़ना है तो आपको दूसरे जगह पे देखना पड़ेगा। अगर आईआईटी जेईई की या विशेष अध्ययन करना है तो नॉर्मल तरीके से हमने इसको देख लिया है। चलो तो अब हेडिंग डालो क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण सब समझ में आ जाएगा, पहले मेरे साथ साथ चलते रहो। क्रिस्टलीकरण, तो क्रिस्टलीकरण क्या है, पहले तो आपको ये पता है कि क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल मतलब क्या, जिसका एक आकार हो। कोई कुछ बोल रहा है, ब्लैक होल, ब्लैक होल बड़ा अलग चीज है भैया, ब्लैक होल कहाँ आ रहे हो, ब्लैक होल में गैसो होल कहाँ से हो जाएगा। अच्छा, गैसो होल को ब्लैक होल बोल सकते हैं, ब्लैक होल क्या है और गैसो होल क्या है, क्या कर रहे हो यार, रुलाओगे क्या। टॉपिक पे आओ। तो क्रिस्टलीकरण आपको पहले मैं ठोस के प्रकार पढ़ा चुका हूं कि क्रिस्टली ठोस और क्रिस्टली ठोस, लेकिन सीधी सी बात है कि क्रिस्टली ठोस, कुल मिला के क्रिस्टल जो होते हैं उनका एक नियमित ज्यामितीय आकार होता है। तो हमें क्रिस्टलीकरण करना है तो किस लिए करना है, लिखो इस विधि का प्रयोग ठोस मिश्रणों से, लिखो इस विधि का प्रयोग ठोस मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाएगा। सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए यही दिमाग में रखो, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग ठोस मिश्रण या मिश्रणों के घटकों को अलग करने के लिए, घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ठोस मिश्रणों के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। पूरा नहीं लिख रहा हूं, किया जाता है तक मैं बोल दे रहा हूं, किया जाता है। तो पहला बात क्लियर हो गया कि ठोस प्रकार का मिश्रण होना चाहिए। अब जनरली बात समझ नहीं आती कि क्या है, तो पहले समझ लो, जैसे मान लो कि आप चीनी खरीद कर लेकर आए, चीनी खरीद कर लेकर आए और कोई उसमें पूरे चीनी में 5 किलो चीनी था, आधा किलो नमक, आधा किलो उसमें कोई आपका दुश्मन नमक डाल दिया, ठीक है। चीनी लेकर आए कुछ बनाने के लिए, दुश्मनों की कमी तो वैसे भी नहीं है, कोई दुश्मन उसमें क्या कर दिया, आपका आधा
किलो नमक डाल दिया। अब क्या करेंगे, वो तो नमक चीनी दोनों हो गया, तो इन दोनों को हमें अलग करना है, इन दोनों का मिश्रण बन गया। अब क्या हो गया, ये नमक और चीनी का मिश्रण हो गया। इसको हाथ से तो अलग कर नहीं पाओगे, तो इसको अलग करने का तरीका हम लगाएंगे क्रिस्टलीकरण से। क्रिस्टलीकरण से हम चीनी को अलग कर देंगे, नमक को अलग कर देंगे। कैसे, अभी होता हूं। आपके 9th क्लास के एनसीईआरटी में जो मैंने पढ़ने का होमवर्क दिया है, उसमें कॉपर सल्फेट के बारे में बताया है, CuSO4। बोला है कि कॉपर सल्फेट में अगर कुछ अशुद्धियां मिली हुई हैं, इसके अंदर कुछ अशुद्धि अगर मिली हुई है, ठोस तो है ही है, तो कुछ अशुद्धि मिली है, तो उन अशुद्धियों को अलग कैसे करें, ये बताया हुआ है आपका कौन, एनसीईआरटी में CuSO4 बताया है, कॉपर सल्फेट जाके देखिएगा। मैं चीनी पानी बता दे रहा हूं, और भी कई चीजों का आप देखोगे। मिश्री, इसी का प्रयोग करके मिश्री बनाया जाता है। मिश्री का नाम सुने होंगे, मिश्री जो बड़े बड़े थोड़े शक्कर के दाने जैसे होते हैं, उसका प्रयोग भी इसका प्रयोग करके बनाते हैं। फिटकरी भी इससे बनता है, फिटकरी भी इससे बनता है। यहां तक कि कांच भी किसी रूप में देखे तो इससे ही बनता है, बट उसमें तेजी से ठंडा किया जाता है। मैं बताऊंगा कांच में क्या अंतर है, तो गोला कर लेना। मिश्री, फिटकरी, ऐसी चीजें इससे बनती हैं। मिस्त्री नहीं बोल रहा हूं, चीनी, सी जिनपिंग, नहीं 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 नहीं, चीनी और नमक को मतलब, ये चीनी मतलब खाने वाला शक्कर, शक्कर, सुगर, सुगर, सुगर नहीं, सुगर, ठीक है ना। अब यार तुम लोग हिंदी में इतने पैदल हो, टॉपिक पे आओ। कैसे, पहले तो ये समझ गए कि इस विधि का प्रयोग ठोस मिश्रणों को अलग करने के लिए। अब थोड़ा सिद्धांत देख लेते हैं। पिछले वाले का सिद्धांत क्या था कि अलग अलग क्वथनांक पर ही वाष्प में बनेंगे वो, तो क्वथनांकों के हिसाब से काम चल रहा था। इसका सिद्धांत क्या है कि चीनी जरूरी नहीं है कि हर एक द्रव में घुल जाए, और नमक भी जरूरी नहीं कि हर एक द्रव में घुल जाए। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, और एग्जांपल में बार बार एक ही चीज आ रहा है, तो मैं क्या करूं, दारू ले लो और दारू में नमक को डाल दो, तो नमक घुलेगा ही नहीं। दारू में नमक को डाल दो, नमक घुलेगा ही नहीं। थोड़ा बहुत उसमें अशुद्धि कुछ हो तो घुल गया, घुल गया। इवन नमक का निर्माण भी इसी से किया जाता है। ध्यान रखो, वाष्पन विधि से नमक बताया था ना कि नमक का ढेर तो बन जाता है, लेकिन शुद्धिकरण उसका किससे होता है, क्रिस्टलीकरण द्वारा। पिछले लेक्चर में बताया था जब आसवन पढ़ा रहा था, वाष्पन पढ़ा रहा था तब, तो नमक का शुद्धिकरण भी इसी विधि द्वारा किया जाता है। ये सब एग्जाम्पल है, दिमाग में रखना। अब दारू में नमक तो घुल नहीं रहा है, कोई कुछ बोल रहा है क्या, मिश्राइन, नहीं 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 भैया, मिश्री, मिश्री ही खाना है। मिश्राइन वो यूपी बिहार में टर्म हो जाता है। डॉक्टर की वाइफ को डॉक्टराइन, और कुछ लोग डॉक्ट्रीन जो होता है उसको डॉक्टराइन ही बोलते हैं। खैर वहां नहीं जाना है, टॉपिक पे आए। तो अब इस दारू में अगर आप चीनी को मिला दो, शक्कर को मिला दो, तो वो भी नहीं घुलेगा। नॉर्मल ताप पे थोड़ा बहुत घुल के बंद हो जाएगा, घुलेगा ही नहीं। और जैसे ही गर्म कर देंगे ना, इसको गर्म करने लगेंगे, तो चीनी घुल जाएगा, लेकिन नमक तब भी नहीं घुलेगा। नमक बोलता है मैं घुलेगा नहीं, और चीनी भी शुरू शुरू में बोलता है मैं घुलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही गर्म करते हैं तो घुल जाता है। तो आपके दिमाग में एक टॉपिक तुरंत दिमाग में आ रहा होगा, पीछे पढ़ा के आया हूं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। उसी का कहीं ना कहीं यहां यूज होना है। टॉपिक पे आओ, फिर धीरे धीरे समझो। सिद्धांत लिखो, सिद्धांत में बोल रहा हूं, लिखो। सिद्धांत में लिखो, किसी विलायक में मिश्रण के अवयवों की, किसी विलायक में मिश्रण के अवयवों की अलग अलग विलेयता होती है। विलेयता मतलब घुलनशीलता, इस पर काम करता है ये। किसी विलायक में मिश्रण के अवयवों की अलग अलग विलेयता होती है। ऐसा पीछे भी पढ़ चुके हैं एक जगह, अलग अलग विलेयता होती है। देखेंगे यहां भी अंतर आपको समझ में आएगा। नमक घुल ही नहीं रहा है, शक्कर गर्म करने पे घुल जा रहा है। तो ये सिद्धांत इसका है। सिद्धांत समझ गए हैं, तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तरीका क्या है। सिद्धांत के बाद बात आएगी तरीका, विधि। एकदम शॉर्टकट में विधि समझ लो, तरीका क्या है। तरीका में 3 तीर दिखा देते हैं।
3 तीर निकाल लो, मारना मत किसी को। 3 तीर निकाल लेते हैं तरीका में, और मन करे तो एक और निकाल लो, 4 निकाल लो। मेरे पास पर्याप्त जगह दिख रही है क्या कि मिटाना पड़ेगा कुछ? मुझे लगेगा तो भाई मैं कुछ मिटा दूंगा। देखो सबसे पहले क्या है, एक उचित विलायक का चुनाव कर लो। उचित विलायक का चुनाव, उचित विलायक का चुनाव कर लो कि जो हमारा यहाँ पे ठोस मिश्रण है वो किसमें घुल जाएगा, किसमें नहीं घुलेगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उचित विलायक का चुनाव करेंगे। अभी समझाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। उचित विलायक का चुनाव पहले कर लेंगे। इसको समझ लो कैसे, जैसे मान लो चीनी है और पानी है, सॉरी चीनी है और नमक है। अगर विलायक के तौर पे पानी लोगे तो ये दोनों उसमें घुल जाएंगे। पानी अगर ले लिए विलायक, लिखना तुम लोग यहाँ विलायक आगे, विलायक अगर तुम पानी ले लिए तो दोनों घुल जाएंगे। और दोनों घुल जाएंगे तो मतलब कैसे है, कैसे हम चीनी को अलग कर पाएंगे? दोनों घुल जाएंगे तो हम इसको नहीं यूज करेंगे, ऐसा विलायक नहीं यूज करेंगे जिसमें दोनों घुल जाए। तो विलायक का एक गुण ये रहे। दूसरा क्या है, तो इसमें दूसरी चीज क्या है कि ऐसा विलायक लो, ऐसा विलायक लो जिसमें क्या हो, जिस चीज को अलग करना चाहते हैं, लिख लेना ऐसे ही, जिस अवयव को अलग करना चाहते हैं, जिस अवयव को अलग करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, वही घुले, वही घुले, बाकी नहीं, बाकी न घुले। तो विलायक कैसे चुनना है आपको। और यहां क्या लिखना है कि ये जो और कुछ ना घुले मतलब जो अशुद्धियां, बाकी ना घुले मतलब समझ लो कि अशुद्धियां ना घुले, जो अशुद्धि है जिनको हटाना है वो ना घुले, जो हमारा चीज जिसको निकालना है वही घुले। समझ गए होंगे आप बात को, अपने शब्दों में लिख लेना, वीडियो रिवाइंड करके भी 2-4 बार देख सकते हो। अब अगर दिक्कत जाए तो, अब विलायक, एक और विलायक में गुण होना चाहिए क्या कि विलायक में अलग करने वाली चीज, जो हमको अलग करना है, अलग करने वाली चीज या वस्तु, अलग करने वाला अवयव, अलग करने वाला अवयव सामान्य ताप पर न घुले बल्कि गरम करने पर घुले, गरम करने पर घुले। ये आपको एकदम दिमाग में रखना है। नॉर्मली घुलेगा तो बात नहीं बनेगी उतना, गरम करने पे घुले तो बढ़िया है। इसीलिए बताया कि दारू जो होता है उसमें, दारू में चीनी डाल दो, नॉर्मली थोड़ा बहुत घुल के रुक जाएगा, और गरम करोगे तब जाके पूरा घुल जाएगा। लेकिन नमक गरम करोगे तब भी नहीं घुलेगा, तो अशुद्धि है उसको हटाना है। 1.5 किलो नमक है ना, नमक को निकाल के फेंक देंगे, अगर ढंग से नहीं निकल पाया तब भी 5 किलो चीनी तो बचा लेंगे, 5 किलो शक्कर तो बचा लेंगे। तो विलायक का चुनाव करेंगे, समझ गए तुम लोग। विलायक के चुनाव में इतनी बातें दिमाग में रखो। अब क्या हो गया, विलायक जब बन गया तो उसके बाद क्या करना है, इसको संतृप्त, विलायक चुन लिए तो संतृप्त विलयन बनाओ। संतृप्त विलयन क्या है, पीछे पढ़ा चुका हूं। संतृप्त विलयन बनाना है, काम करो, गरम करो। गरम करोगे धीरे धीरे विलायक थोड़ा वाष्प हो, उसका उड़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जैसे लगेगा कि अब ये क्रिस्टल जैसा या थोड़ा ठोस होने लगा है, जमने लगा है, विलायक कम हो गया है। पढ़े है ना कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलायक न घोला जा सके। तो और हमारे पास है ही नहीं घोलने के लिए, 5 किलो ही था, और है तब तो घोल के कर लेंगे, है ही नहीं तो गरम कर देंगे। थोड़ा हल्का गरम करना है, आग लगानी है हल्की सी आग लगाएंगे तो धीरे धीरे थोड़ा सा विलेय पदार्थ जो आपका विलायक है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये गाढ़ा हो जाएगा, बस रोक देंगे। संतृप्त विलयन बन गया। तो लिख लो, संतृप्त विलयन बनाते हैं। संतृप्त विलयन बना लिया अगर हम, जैसे संतृप्त विलयन देखो वैसे बन गया, थोड़ा सा उड़ गया, संतृप्त विलयन बन गया। अब क्या करेंगे, उस संतृप्त विलयन को एक बार छान देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, संतृप्त विलयन का अगला इसमें काम करेंगे, दिख रहा है ना क्लियर। जब घुलना बंद हो जाए तो उसके बाद क्या कर देंगे, छान देंगे। इसको छानते हैं या छानन कर देते हैं। छानेंगे तो फायदा क्या होगा, देखो
जो घुल गया है, ये छन्नी है या फिल्टर पेपर है, तो जो घुल गया है वो तो नीचे गिर जाएगा, और जो नहीं घुला है अशुद्धियां, तो बहुत सी अशुद्धियां यही बाहर हो जाएंगी। और कोई अशुद्धि भी इसमें मिली है, नमक के अलावा कुछ और मिला दिया है वो थोड़ा अशुद्धि, और वो घुलने वाली नहीं है। विलायक में पहले ही विलायक ऐसा चुने हैं हम, ये चुनना पड़ेगा, हम टेंशन मत लो, आप तरीका समझ लो, आपको चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंसेप्ट जानना है। तो बाकी चीजें यही छानने से बाहर हो गई, अब केवल ये बच गया है। अब ये बच गया तो इसका करेंगे क्रिस्टलीकरण। अगला विधि क्या होती है, इस विधि का अगला पॉइंट होता है कि क्रिस्टलीकरण कर दो। छानने के बाद इसका क्रिस्टलीकरण कर दो। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या है समझो। क्रिस्टलीकरण मतलब जो ये छानने के बाद मिला है ना, जो ये द्रव गाढ़ा सा, इसको रूम टेम्परेचर पर, क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या है, कमरे के ताप पर तुरंत बहुत तेजी से फ्रिज में डाल दोगे तो उसको एनिलिंग बोलते हैं। किसी चीज को बहुत तेजी से ठंडा कर दिया तो एनिलिंग, धीरे धीरे ठंडा किया तो उसको एनिलिंग नहीं बोलते हैं। कांच बनाने में यही होता है, कांच में क्या होता है, बहुत तेजी से ठंडा कर देते हैं, सिलिका वगैरह सारी चीजों को पिघला कर तेजी से ठंडा कर देते हैं तो कांच बनता है। उसको भी धीरे तेज, कई प्रकार के कांच होते हैं, फ्लिंट कांच और पता नहीं कौन कौन कांच पढ़े होंगे आप। तो कमरे के ताप पर धीरे धीरे इसको ठंडा होने देंगे, और धीरे धीरे ठंडा मतलब कि 1-2 दिन का समय ले लेगा, ये धीरे धीरे ठंडा होने दो। तो क्रिस्टलीकरण हो गया। क्या हुआ, ठंडा होने के बाद हमने देखा कि ठंडा हो गया तो ऊपर कुछ चीजें थोड़ी बहुत दिख रही हैं और नीचे ऐसे क्रिस्टल जम गए हैं चीनी के। 5 किलो चीनी के क्रिस्टल ऐसे जम गए हैं, 5 किलो चीनी के क्रिस्टल ऐसे जम गए हैं। बस उसके बाद फिर क्या कर देंगे, लास्ट में फिर से क्या कर देंगे, एक बार फिर छान देंगे। नाम किताबों में और अलग अलग मिलेगा, हमें उतना नाम इसका स्पेशल जाना नहीं, तो आपको छानना है और सुखाना है, छानना और सुखाना इसको है। छान दो, एल्कोहल गया, केवल क्रिस्टल क्रिस्टल मिल गया, और इसको सही से इसके मॉइस्चर को हटा दो, इसके जो भी नमी इसमें है उस नमी को हटा दो, आपका 5 किलो चीनी मिल गया। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। तो केवल इतना परिभाषा से बात नहीं बनेगी, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या करते हैं। कॉपर सल्फेट वाला 9th क्लास में ऐसे ही बताया है, बोला है कि कॉपर सल्फेट को घोल दो पानी में, उसको पानी में ही घोलने से बात बन जाता है। पानी में घोलो, घोलने के बाद छानने का बोला है, छान दो, अशुद्धियां कुछ बाहर रह गई, उसके बाद गर्म कर दो। गर्म करने के बाद जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो उसको ठंडा कर दो। ठंडा करने के बाद एक बार फिर से छान लो और उस क्रिस्टल को निकाल लो, तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है, प्योर कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है। यही बात 9th क्लास में कॉपर सल्फेट का बताया है, मैंने आपको चीनी और नमक के मिश्रण से बता दिया। इतनी बात समझ में आ गई सबको कि क्रिस्टलीकरण क्या है। परिभाषा तो पता है ही, परिभाषा के साथ साथ तरीका भी पता होना चाहिए। इतना तो जीएस है, 9th क्लास पढ़ के आए हो, एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो और 9th क्लास का ज्ञान नहीं रख रहे हो, तो ये सही है नहीं। तो इस तरीके से क्रिस्टलीकरण, लास्ट में आपको आपका चीनी मिल जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अब क्या करेंगे, तो इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लो, लिखो, प्रयोग लिख लो, कहां कहां इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग कहां कहां इसका प्रयोग किया जाएगा। लिखो, मिश्री बनाने में, मिश्री कैसे बनता है YouTube पे आप चाहो तो देख सकते हो, एनिमेशन भी मिल जाएगा, गन्ने के रस से ही बनता है। एक धागा से बनाते हैं लोग गांव में, धागा वाली मिश्री बोलते हैं, बहुत बढ़िया होती है वो स्वास्थ्य के लिए, और एक केमिकल वगैरह डाल के बनाते हैं। तो जो भी हो, हम लोग वो तरीका नहीं पढ़ेंगे कि वो कैसे बनता है। देखो, मिश्री का बनाना, फिटकरी का बनाना, नमक का शुद्धिकरण, नमक जो वाष्पन करके पानी को उड़ा दिया, नमक बच गया समुद्र के पानी में, उसका शुद्धिकरण करते हैं इसी विधि द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा। नमक के शुद्धिकरण में जो दिया है वो भी लिख लो। कॉपर सल्फेट के शुद्धिकरण में, अब वो दिया है एनसीईआरटी में तो लिख लेते हैं उसको। कॉपर सल्फेट के शुद्धिकरण में इत्यादि
हमसे पूछेगा तो ये, और समझ में तो आ गया है कि ये क्या है इत्यादि। तो इस तरीके से हमने जो हमारी 2 विधियां बची हुई थी, काफी महत्वपूर्ण विधियां थी, इसको हमने पढ़ लिया। अब बचा हुआ जो टॉपिक है, जो बचा हुआ समय है अभी जो 5-10 मिनट, उसमें कुछ और काम कर लेते हैं। इसको मिटा दूं? बोलो। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। हमको सामान्य लेवल पर इतनी बस दिमाग में बात होनी चाहिए कि भूल ना जाए तुरंत। डायग्राम को देखें, कॉपी में जो ये बना रहे हैं इसको देखें तो सब याद आ जाए क्लास में क्या क्या बताया गया है, और क्रिस्टलीकरण के बारे में हमें कोई, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए कि पानी, ये जो चीनी है पानी में गिर गया है, तो चीनी को निकालने के लिए क्यों ना गर्म कर दें। बहुत देर तक गर्म करोगे तो चीनी भूरा हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, चीनी भूरा हो जाएगा, अजीब सा टेस्ट आने लगेगा वो। तो इसलिए जब ठोस पदार्थों का मिश्रण आपस में होता है तो क्रिस्टलीकरण का ही प्रयोग करते हैं हम, और विधियों का प्रयोग बेहतर नहीं होता है। अब तुम्हारे 9th क्लास के एनसीईआरटी की किताब में ही दिया हुआ है कैसे कि नगर निगम पानी कैसे, नगर निगम, हालांकि अब तो और भी अच्छी अच्छी विधियां आ गई हैं, बट जो एनसीईआरटी दिया है वो बात कर ले। नगर निगम पानी सप्लाई कैसे करता है, तो एक डायग्राम बना लो। 9th क्लास में वो डायग्राम बना के दिया है, मैं उसको वैसा डायग्राम बना के समय खराब नहीं करूंगा, मैं उसको सिर्फ एक फ्लो चार्ट बना दूंगा। नगर निगम पानी सप्लाई कैसे करता है, तो इसके लिए देखो तुम लोगों के उसमें डायग्राम बनाया हुआ है, मैं ठीक वही डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं जो आपके कॉपी में बनाया हुआ है। 9th क्लास के एनसीईआरटी में जो बनाया हुआ है उसी को बना रहा हूं। तो उसमें देखोगे, नोट में जाकर देखना, सबसे पहले कोई जल स्रोत है, कुआं होगा, टंकी होगी, जो भी होगा, कोई जल स्रोत ले लिया गया, इस जल स्रोत से पानी आगे बढ़ाते हैं, तो पहले उसको छान देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो लिखे होगा अवसादन टैंक। अवसादन क्या होता है आपको पता है कि इस टैंक में भारी भारी जो कण होंगे वो सब बैठ जाएंगे। अवसादन के बाद एक और टैंक आगे लगा दिया जाता है, वो भी लगभग ऐसा ही काम करता है। उस टैंक का नाम देखो क्या लिखा हुआ है 9th क्लास के एनसीईआरटी में, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, उसका देखना, उसका कुछ एक और यहाँ पे नाम टैंक है। उस टैंक में और कुछ भारी चीजें जो रहती हैं वो निकल जाती हैं। फिर इसके बाद एक और टैंक लगाते हैं, और उस टैंक में बड़े बड़े पत्थर नीचे रहते हैं, वो बताए हुए हैं एनसीईआरटी में। फिर थोड़ा छोटे छोटे पत्थर, फिर उसके बाद छोटे छोटे रेत। अब बोलेंगे कि सर यही सब निकाल रहे थे और फिर वही रख दिए हैं, तो नदी का पानी साफ ऐसे ही होता है ना, ये छानन का काम कर देते हैं। तो यहाँ ये क्या करते हैं, अपने अंदर से गुजरने देते हैं ये, तो हल्के और जो छोटे छोटे कण हैं सबको अपने यहाँ फंसा फंसा कर रख लेते हैं, और एकदम स्वच्छ पानी जो रहता है वो आगे यहाँ निकल के आता है। इस पानी में अभी बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं, तो बैक्टीरिया वायरस है तो इसमें क्लोरीन की गोली डाल देते हैं, क्लोरीन की गोली डाल देते हैं, टेबलेट क्लोरीन इसमें डाल देते हैं। जहरीला होता है, ज्यादा भी नहीं तो हमें भी नुकसान पहुंचा देगा। कोरोना को मारने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जा रहा था, ज्यादा उसका शरीर पर प्रयोग करने से नुकसान हो रहा था, आप देख रहे थे। तो यहाँ इंजीनियर लोग बताते हैं, डॉक्टर लोग बताते हैं कितनी मात्रा में डालना चाहिए, वो सब उनका काम है। क्लोरीन का टेबलेट डाल दिए, वायरस बैक्टीरिया की जयराम जी की हो जाएगी, वायरस बैक्टीरिया की यहाँ जयराम जी की हो जाएगी। उसके बाद पानी आप देखते हो कि बड़े से टंकी में ऊपर जाता है और प्रेशर के द्वारा पाइपों के माध्यम से घर में पहुंचा दिया जाता है। ये डायग्राम आपको बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, वहां पे जाके देख लीजिएगा। इस टैंक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझ गए। पानी की सप्लाई कैसे होती है, हाँ उसका नाम लोडिंग टैंक होता है। सही बोल रहे हैं आप, एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं, लोडिंग टैंक होता है। लोडिंग टैंक करता वही है कि वो भी भारी भारी कुछ पदार्थों को नीचे रख देता है, वहां पे अवसादन करता है, यहाँ भी अवसादन हो रहा है।
यहाँ छानने का काम ये रेत के पत्थर ये सब कर रहे हैं। नदी का पानी सोच ऐसे ही तो होता है, पत्थरों के माध्यम से छोटे छोटे कण जो रहते हैं फंस के यहीं रह गए। इवन जो हमारा फिल्टर होता है ना, ये फिल्टर घर में आरओ लगाते हैं, उसमें देखोगे एक पन्नी लगी रहती है, तो पढ़ेंगे कभी परासरण दाब, वो सब अलग चीजें हैं। इस तरीके से वो डायग्राम उसमें दिया है, मैंने समझा दिया। अब मुझे लगता है कि इस टॉपिक में मतलब पदार्थ जो मिश्रणों का पृथक्करण नाम का टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और चलते चलते आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि कोविड के दौरान खूब न्यूज में रहा, क्या भरोसा एग्जाम में पूछ ले। तो अभी एक मशीन बनी है जिस मशीन से डायरेक्ट शरीर में से प्लाज्मा ही निकाल लिया जाएगा, रक्त निकालना ही नहीं है। उस मशीन का नाम क्या है, कोई बताएगा? हो सकता है कि करंट अफेयर्स में मान के एग्जाम में पूछ ले, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। उस मशीन का नाम बताओ जिससे मनुष्य के रक्त से सीधे प्लाज्मा को ही अलग करके निकाल लिया जाता है, बाकी सारे कंपोनेंट निकालने की जरूरत है ही नहीं। खैर मैं बता देता हूं, एफेरेसिस नाम की मशीन है, वो प्रक्रिया है एफेरेसिस, अब वो समझा नहीं रहा हूं। एफेरेसिस प्रक्रिया के माध्यम से आजकल क्या कर लिया जा रहा है, तो रक्त से, मानव रक्त से सीधे ही प्लाज्मा को अलग कर लिया जा रहा है। प्लाज्मा चाहिए, डायरेक्ट प्लाज्मा ही निकलेगा शरीर से, पूरा रक्त नहीं निकलेगा। ठीक है, बाकी तो फिर पीछे हम पढ़ चुके हैं कि रक्त से कैसे उसके घटकों को अलग करते हैं, उसका तरीका मैंने पढ़ा दिया था। तरीके का नाम क्या था, अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूग मेथड। तो इस तरीके से ये टॉपिक खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे थोड़ा, कि कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, कैसे मेंस में आते हैं, कहाँ आए हैं, क्या उनका आंसर हम दे पाएंगे। आप भी अपने लेवल पे काम करें। और फिर हम लोगों का टॉपिक शुरू होगा अणु और परमाणु। लक्ष्य यही रहेगा, एक बार पढ़ना है, समय भले थोड़ा लग जाए, लेकिन उसके बाद फिर डबल से हमको कुछ और 10 किताब, 2 नोट, 2 जगह का और कुछ लेके हम बैठ के मिला के नोट बनाएं, वो काम आपको नहीं करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि मैं 4-5, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं 4-5 किताब सर खरीद लिया हूं, अब सबको मिला के नोट बना रहा हूं। तो 1-1.5 साल तक नोट बनाते हैं और 3, 3.5, 4 साल बाद उसको पढ़ना शुरू करते हैं, घर वाले बुला लेते हैं। तो मैं यहाँ आपको कोचिंग लगाए हैं, आप पैसा दिए हैं, तो मैं आपको सब कुछ का निचोड़ एक जगह दे रहा हूँ। आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता है नहीं, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना पढ़ लो बस। बीच बीच में और भी कुछ नई चीजें आती हैं तो उसको जोड़ता ही हूँ, करंट जरूर जोड़ते रहो। तो इतनी बात सब समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? इसका मतलब मैं क्या समझू, दिक्कत है या नहीं? क्योंकि मैंने बोला नहीं कि दिक्कत के भैया को है दिक्कत। क्या दिक्कत है बताओ? सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? दिक्कत वो मत बताना जो शुरू शुरू में बताया, जो कल तुम गा रहे थे, जीने मरने की बातें करके भूल जाते हैं, क्या किसी का जाए झूठे ख्वाब सा दिखाने में। ये सब इसका इलाज नहीं। ख्वाब जिसको एग्जाम का ही ख्वाब देखो, बीच बीच में हैंड राइज करते रहते हैं बेवजह। चलो कोई बात नहीं। आज जो टॉपिक का लक्ष्य था मेरा समझाना, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेक्चर अगर कोई बात नहीं समझ में आया है, थोड़ा पीछे जाके और देखना, किसी का लैग हो गया हो, इंटरनेट की समस्या, तो उस पर देख लेना जाके। नोट्स जरूर बना के रखना, और एग्जाम क्लास को याद रखोगे तो क्विक रिवीजन आसानी से हो जाया करेगा इन चीजों का, क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। मतलब क्वेश्चन फंसेंगे मतलब कि एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन तो बना लोगे, उन क्वेश्चनों में फंसोगे नहीं आप। ठीक है? ये RAG जो है, तो अपना नाम बताएं प्लीज। RAG ये कौन है? प्लीज अपना आप नाम बताइए, नहीं तो आपके पीछे हम CBI लगाएंगे। अच्छा, राघव RAG हैं, चलिए ठीक है फिर। नहीं तो भैया पता चलता कि कल आपका ट्रीटमेंट हो रहा होता कहीं,
पूरा नाम बताइए। हाँ, राघव राघव चड्ढा जी हैं? नहीं, राघव चड्ढा जी नहीं, वो भी पढ़ रहे हैं क्या क्लास में? राघव सिंह जी हैं, पटेल जी हैं। आज के भाई, अच्छा चलिए, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कल। संडे का दिन है, आप लोगों के पास भी बहुत से काम होंगे, तो मिलते हैं कल। सबको जप नाम। थैंक यू।